सो नाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड, ये एक बार हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं इस बारे में कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्चुअल में क्या प्रोवाइड करता है। क्या ये रेडीमेड सोल्यूशन प्रोवाइड करता है? नहीं। क्या ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है? देन यस। प्रिंसिपल्स एक्चुअल में क्या है? गाइडलाइंस है। किसके लिए? मैनेजरियल एक्शंस लेने के लिए। क्या ये गारंटी प्रोवाइड करता है? नो, देयर इज नो गारंटी। ये जस्ट एक प्रिंसिपल्स है, ये आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं। इनकी मदद से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेटर कर सकते हो, बट कोई गारंटी नहीं है कि उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि आप कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करते हो, कौन से सिचुएशन पे अप्लाई करते हो, ये सब कुछ वेरी करता है। नाउ गैंग प्लैंक क्या होता है? तो अगर आपको पता हो तो ये डिफरेंट लेवल्स है ऑर्गेनाइजेशन के। यूजुअली ये स्केलर चेन है। इस चेन में ना ऑर्गेनाइजेशन के सारे लेवल्स है। बीच में जब कोई डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेता है तो इसको हम गैंग प्लैंक कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये एक तरह का शॉर्टकट हो गया किसमें? स्केलर चेन में। दूसरे ऑप्शंस पढ़ लो। फॉर कीपिंग ऑल द रॉ मटेरियल्स एंड इनपुट रेडी, नो। गैंग प्लैंक उसके लिए थोड़ी होता है। फॉर मेकिंग टीम्स अमंग सबऑर्डिनेट्स, नो। ये यूजुअली स्केलर चेन का क्या होता है? शॉर्टकट होता है। जो डायरेक्ट लेवल पे हम कम्युनिकेट कर लेते हैं वो गैंग प्लैंक होता है। ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट सुपरसीड्स एम्प्लॉय इंटरेस्ट इज इंडिकेटेड इन, ये कहना चाहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो हमेशा सुपरसीड करना चाहिए। ये कौन से प्रिंसिपल में हमने इसके बारे में बात की गई है? तो देखो, सबसे पहले अगर ऑर्गेनाइजेशन की क्या प्रायोरिटी रहेगी? देखो, अगर ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही रहनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो सबसे आगे आए। अब वो कैसे होगा? या तो एम्प्लॉयज़ का और अगर ऑर्गेनाइजेशन का दोनों का इंटरेस्ट अगर सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज़ परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर इन दोनों का इंटरेस्ट अलग है तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा? इनका इंटरेस्ट हमको सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो किसके अंदर इसके बारे में बात कही गई है? प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि क्या कह रहा है? जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट है इन सबको आप किस में कन्वर्ट कर दो? जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर दो। और यही हम ऊपर बात कर रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो सबसे ऊपर आना चाहिए, तभी आएगा। या तो दोनों का इंटरेस्ट सेम हो या फिर आपको रिकनसाइल करना पड़ेगा पर्सनल इंटरेस्ट इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट में। नाउ प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स, यहाँ पे तो टीम वर्क के बारे में बात की गई है। यहाँ पे जनरल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट की कोई बात नहीं है। इनिशिएटिव में पार्टिसिपेशन की बात की गई है। डिसिप्लिन की तो अपने आप में एक बहुत अच्छी खासी डेफिनेशन है और पूरा प्रिंसिपल है डिसिप्लिन किस किस को कहते हैं, जिसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। द एम्प्लॉयज शुड बी जुडिशियली पेनलाइज्ड फॉर देयर एक्शन अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन इज इंडिकेटेड इन। जुडिशियली अगर आपने कोई गलती की है, अगर आपसे कुछ ऐसा है जो आपने ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में जाके किया, ऑर्गेनाइजेशन से इंटरेस्ट से जो मैच नहीं करते, तो आपको जुडिशियली पेनलाइज करना चाहिए। वेल, ये बात कहाँ पे कही गई है? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में कही गई है। आपको ये डिसिप्लिन की डेफिनेशन पूरी अच्छे से याद होनी चाहिए। नाउ प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, तो इसका क्या मतलब है? देखो, अथॉरिटी का मतलब है पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है एन ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब विच हैज़ बीन असाइन टू यू एंड यू हैव टू कंप्लीट दैट जॉब ऑन टाइम। यही तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आपको किसी ने कोई काम दिया तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस काम को आप पूरा करें। तो इसका मतलब देखो, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में बैलेंस होना चाहिए। अगर अथॉरिटी ज़्यादा हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंपैरिजन में तो क्या होगा? पावर का मिसयूज हो जाएगा। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हुई अथॉरिटी के कंपैरिजन में तो क्या होगा कि वो राइट टाइम पर डिसीजन नहीं ले पाएगा। सो व्हाट यू शुड हैव बोथ इक्वल एंड इन अ बैलेंस वे। अथॉरिटी शुड ऑलवेज बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट राइट डिसीजन राइट टाइम पे प्रॉपर तरीके से ले सके। फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र एंड टर्न ओवर ऑफ एम्प्लॉयज़ लीड टू वायलेशन ऑफ, अगर मतलब हमने कहाँ पे स्टेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल में हमने एक बात कर रखी थी कि हमें एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट या ट्रांसफ़र नहीं करना है। अब अगर उसको आप करते हो तो आप किसका वायलेशन करते हो? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का वायलेशन करते हो। नाउ प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का क्या मतलब है? वेल, इनिशिएटिव का मतलब ही यही है कि पार्टिसिपेट करना। अभी क्या होगा जब भी मतलब एक तरह से कोई ना कोई पहल करना, तो फेयोल ने क्या सजेस्ट किया था कि एम्प्लॉयज़ को आपको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ इनिशिएटिव ले सके, कोई ना कोई प्लान बनाए और उसको एग्जीक्यूट करे। तो उससे क्या होगा? उनको एक इमेंस सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब आपको क्या लगता है कि उससे क्या होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन, विल इट ब्रिंग डाउन द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़? नो। अगर वो इनिशिएटिव लेंगे तो ऑब्वियसली उनको सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, तो उनका मोरल डाउन क्यों होगा? उनका मोरल तो अप होगा। इट डज नॉट अफेक्ट ऑन मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़।
अरे ऑब्वियसली अगर आप कोई इनिशिएटिव लेते हो, आप अपने मन से कोई काम करते हो और उसको एग्जीक्यूट करते हो तो आपको कितना ज़्यादा अच्छा लगता है. सो दैट विल बूस्ट अप द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़. यूनिटी ऑफ कमांड इंसिस्ट ऑन. कमांड का यहाँ पे क्या मतलब है? कमांड का मतलब है ऑर्डर देना. यहाँ पे वो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में तो हमने क्या बात की थी? ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मेन एंड मटेरियल की बात की थी. यहाँ जो यूनिटी ऑफ कमांड है, यहाँ पे कमांड का मतलब ही यही है कि ऑर्डर्स देना, डायरेक्शन देना. यानी कि अब जो आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं ना, उसमें यूनिटी होनी चाहिए. यूनिटी ऑफ कमांड यानी कि आपको ऑर्डर्स एक ही बॉस से मिलने चाहिए. अगर आपके एक से ज़्यादा बॉस होंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है. इससे क्या होगा? आपका टाइम, मनी, रिसोर्स सब कुछ वेस्ट होगा और आपका काम भी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होगा. सो यूनिटी ऑफ कमांड इंसिस्ट ऑन वन बॉस वन एम्प्लॉय. नो, आज तक कभी ऐसा देखा है कि एक एम्प्लॉय पे एक ही बॉस होगा? ऐसा नहीं हो सकता. वन बॉस, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं लेकिन डायरेक्शन एक ही बॉस से मिल रहा है, यानी कि ऑर्डर्स फ्रॉम अ सिंगल सुपीरियर. मैच बिटवीन ऑर्डर्स ऑफ डिफरेंट बॉसेस. और यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ही यही है कि एक ही बॉस होना चाहिए. वन बॉस ओनली. इसका ये मतलब नहीं वन एम्प्लॉय ओनली, पूरी टीम को, लेकिन कमांड एक ही बॉस दे रहा है. नाउ सिंप्लीफिकेशन टेक्निक इंसिस्ट ऑन. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सिंप्लीफिकेशन होता क्या है. ये टेलर की एक टेक्निक है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. उसमें सिंप्लीफिकेशन उन्होंने बहुत अच्छे से बता रखा है कि सब काम को आपको ईजी बना देना है, एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से करना है. अगर कोई भी अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस या प्रोडक्ट्स को रिमूव करने की ज़रूरत है तो आपको उसको रिमूव कर देना चाहिए. सी नाउ थिंक अबाउट दिस. मोर वेराइटीज मीन्स मोर इन्वेंट्री. ज़्यादा वैरायटी रखोगे तो ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइप ऑफ मशीनरी लेनी पड़ेगी, लेबर की कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी. हर तरीके से ज़्यादा वैरायटी से आपका खर्चा भी ज़्यादा हो रहा है, आपका वेस्टेज भी ज़्यादा होगा. अब टास्क को सिंप्लीफाई करने से आपको क्या बेनिफिट होगा? देयर विल बी एन इकोनॉमी इन यूज़ ऑफ मशीनरी, लेबर, इन्वेंट्री एंड मेंटेनेंस. आपको क्या होगी? इकोनॉमी, यानी कि हर चीज़ आपके बजट में आएगी. आपका मैन, मटीरियल, रिसोर्सेज सब सेव होंगे. करेक्ट. सो सिंप्लीफिकेशन टेक्निक इंसिस्ट ऑन. फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? यूजिंग सिंपल मेथड ऑफ प्रोडक्शन. नो, आपको ये लग सकता है क्या सिंप्लीफिकेशन का शायद ये मतलब है कि सिंपल मेथड ऑफ प्रोडक्शन हो. नहीं, सिंप्लीफिकेशन का ये मतलब है कि आप अपने टास्क को, अपने अननेसेसरी डाइवर्स प्रोडक्ट्स को, आप उनमें सिंप्लीफिकेशन ले आओ, आप उनको रिमूव कर दो जिनकी भी आपको ज़रूरत नहीं है. टास्क, आपका मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो रिक्वायर्ड है वही होना चाहिए, वो सिंपल होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन को आपको हटा देना चाहिए. दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी. Elimination of unnecessary diversity of product size and types. If a manager is biased in dealing with people from different states, he is violating. यानी कि वो biased है, यानी कि वो भेदभाव कर रहा है अलग अलग स्टेट्स के लोगों के साथ अलग अलग तरीके से. इसका मतलब वो इक्वली उनको ट्रीट नहीं कर रहा है. इसका मतलब वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का वायलेशन कर रहा है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फेटिक स्टडीज़, हमने पहले भी बात की थी. फेटिक स्टडी का मतलब ही क्या होता है? कि हम स्टडी करना चाहते हैं कि हमारे वर्कर्स कब टायर्ड होते हैं, कितनी देर में टायर्ड होते हैं और उनको कितना रेस्ट चाहिए, जिससे उनकी खुद की पर्सनल बैटरी वापस रिचार्ज हो सके, तो ताकि वो अपने बेस्ट ऑफ एफिशिएंसी पे काम कर सके. सो ऑब्वियसली फैटिक स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिसाइड नंबर, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेक इंटरवल्स कह दो या रेस्ट इंटरवल्स कह दो, कि उनको कब कब कितना कितना ब्रेक लेना है. क्या फैटिक स्टडी का ऑब्जेक्टिव है टू एलिमिनेट टायरिंग मूवमेंट ऑफ वर्कर्स? नो, एलिमिनेट तो आप कर ही नहीं सकते. जो काम उनको करना है वो तो उनको करना ही पड़ेगा, लेकिन आप क्या कर सकते हो? ये डिसाइड कर सकते हो कि वो कब ब्रेक लेंगे, कितना ब्रेक लेंगे. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इंसिस्ट ऑन. सबसे पहले यूनिटी अगेन, यानी कि वन. एंड डायरेक्शन मतलब, डायरेक्शन का सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मेन मतलब ही यही है कि वन यूनिट मीन्स वन प्लान. फर्स्ट ऑप्शन ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को ही डिफाइन करता है, तो ये तो बिल्कुल इस पर इंसिस्ट करते ही करता है. इसका मतलब जो भी एफर्ट्स है ना, वो सारे मेंबर्स एंड एम्प्लॉयज़ को, जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं, वो सब एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए. कहाँ पे? टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल. हर डिवीजन अपना टारगेट एंड अपने एम्प्लॉयज़ और अपने एफर्ट्स को अपने हिसाब से कर सकता है, लेकिन सबका एट द एंड डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सबका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल ही होना चाहिए. किसी भी हालत में देखो, कोई भी डिपार्टमेंट्स है ना, आपस में ओवरलैप नहीं करने चाहिए, वरना क्या होगा? डुप्लीकेट हो जाएगा, उनमें प्रॉब्लम और क्राइसिस आने लग जाएंगे, उनके मतभेद हो जाएंगे एंड एट देन ऑर्गेनाइजेशन ढंग से काम नहीं कर पाएगा. सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब है? कि वन यूनिट वन प्लान,
एफर्ट्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय शुड बी डायरेक्टेड इन वन डायरेक्शन ओनली। यस, ये भी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ही कहता है कि सारे एफर्ट्स एम्प्लॉयज़ के एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। नो ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। यस, ये भी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस, काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब है। वन यूनिट वन प्लान, एफर्ट्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय शुड बी डायरेक्टेड इन वन डायरेक्शन ओनली, नो ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव, ये सब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कवर होता है। टेक्निक ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेंटल रेवोल्यूशन की बात कहाँ पे की गई थी। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज टूवर्ड ईच अदर। वेल, दे बोथ कांट परफॉर्म विदाउट ईच अदर। इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी। तो इट्स बेटर यू बोथ रिस्पेक्ट ईच अदर ना। तो मेंटल रेवोल्यूशन का क्या मतलब हुआ? चेंज इन द थिंकिंग, that is developing a positive thinking for each other and working with harmony and avoiding discord so that you can work properly. So technique of mental revolution कौन से principle पे based है? वो harmony not discord के principle पे based है, क्योंकि वो क्या चाहते हैं? एक mental revolution आए, यानी कि positive thinking and आप एक दूसरे के opinions को respect करो। और ये सारी बातें कहाँ पे कर रखी है? harmony not discord में। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इंसिस्ट ऑन। अभी आपको पता होना चाहिए सारे प्रिंसिपल्स है उनका मेन वो किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्या चाहते हैं, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए, एक प्रॉपर ऑर्डर में, सो दैट कोई भी टाइम और एनर्जी वेस्ट ना हो। हर चीज़ के लिए एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए फॉर मैन एंड मटीरियल। सो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इंसिस्ट ऑन फिक्स एंड राइट प्लेस फॉर एवरी मैन एंड मटीरियल। ऑर्डर्स फ्रॉम सिंगल सुपीरियर कहाँ से आता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में आता है, ऑर्डर में नहीं आता, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में नहीं आता। तो इस ऑर्डर को और ऑप्शन बी के ऑर्डर को कंफ्यूज मत होने देना। यहाँ पे ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल की बात है, हर चीज़ एक ऑर्डर में होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फेयोल, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि फेयोल मतलब अकॉर्डिंग टू फेयोल, यानी कि फेयोल ज़्यादा किस पे बिलीव करता था। तो ऑब्वियस सी बात है, इस फेयोल की जो साइकोलॉजी और थॉट प्रोसेस थी, उसका जो कंसेप्ट था वो किस पे ज़्यादा था? उसका हमेशा से यही मतलब था, एक बार ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट यूज पॉलिसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट यूज पॉलिसी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट यूज कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देन येस, अगर आपने पढ़ा हो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन वाला पॉइंट पढ़ा हो तो वहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू फेयोल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट यूज कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। कुछ भी एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, जब जहाँ पे जैसा रिक्वायरमेंट हो वैसा होना चाहिए। एंड इंडिया में ऐसा ही होता है, देयर इज़ अ सेंट्रलाइजेशन, देयर इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो एंड देयर इज़ अ डिसेंट्रलाइजेशन। देयर इज स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, अलग अलग लेवल पे पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई है जहाँ पे जिसकी ज़रूरत हो। The principle of management can be changed according to the prevailing situation in organization. This shows that management principles are, यानी कि आप अपने प्रिंसिपल्स को अपनी सिचुएशंस के हिसाब से चेंज कर सकते हो, यानी कि इधर उधर उसको मोड़ सकते हो। ये प्रिंसिपल है, यानी कि इसमें क्या है, ये एक रबड़ की तरह फ्लेक्सिबल है, यानी कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। अब यहाँ पे आप उससे मत कंफ्यूज हो जाना, जो इनिशियली हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि जिसके अंदर ये था कि जो इफेक्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल का वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी हो सकता है। वहाँ पे पॉइंट था तो वो था कंटेंजेंट के ऊपर, क्यों? क्योंकि कुछ भी रिजल्ट आ सकता है, वी कैन नॉट बी श्योर क्या इफेक्ट होगा, वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट दैट। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि आप प्रिंसिपल्स को ही चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी कि प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जब जहाँ पे जिसकी ज़रूरत हो उस तरफ आप प्रिंसिपल्स को यूज़ कर सकते हो। The principle which states that there should be good supervisors at all levels for smooth and systematic working of an organization is, तो कौन सा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि there should be good supervisors, यानी कि सुपरवाइजर्स अच्छे होने चाहिए, स्मूथ फंक्शनिंग और सिस्टमैटिक वे में काम होना चाहिए, मतलब हर काम टाइम पे एंड डिसिप्लिन के साथ हो रहा है, टाइम पे एंड डिसिप्लिन के साथ। कहते हैं ना इस आदमी में बहुत डिसिप्लिन है, टाइम पे आता है, सारा काम अच्छे से करता है, हर चीज़ सबकी रिस्पेक्ट करता है, इज़ अ वेरी डिसिप्लिन पर्सन। तो डिसिप्लिन का खुद के ही ये कहना है कि देयर शुड बी गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स। नाउ अब हम इतनी बार प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन पढ़ चुके हैं और मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था कि हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, तो मैं आपको एक बार ये बता देती हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में क्या क्या कवर है। तो जो डिसिप्लिन की डेफिनेशन है ना, वो ये कहती है कि यू शुड फॉलो
कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको अच्छे से, और जो भी एम्प्लॉयमेंट के अग्रीमेंट्स है ये सब आपको अच्छे से फॉलो करने हैं। नेक्स्ट वो क्या कहता है, देयर शुड बी क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट अमंग सबऑर्डिनेट्स एंड सुपरवाइजर्स। सो क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट, ये इसके बारे में भी बात करता है। देन कम्स, वो कहता है कि यू शुड मीट ऑल योर कमिटमेंट्स एट ऑल लेवल्स, यानी कि आपने अगर कोई कमिटमेंट किया है तो आपको वो फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आपको ध्यान हो तो एक जगह प्रॉमिस किया था, यानी कि कमिटमेंट दिया था कि हम आपको पे करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने पे नहीं किया, तो वहाँ पे उन्होंने किसका वायलेशन किया था, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का। एंड देन देयर इज़ अ जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज़, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ चुका है, ये भी प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में ही है। एंड एक और पॉइंट इसका क्या है, दैट देयर शुड बी गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स, ये भी प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का है पॉइंट, सो यू शुड नो। Panchayats in our country have been given more powers to decide and spend funds granted to them by the government of welfare of villages। दिखती बात है, विलेज में पंचायत है, उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि उनके विलेज को क्या रिक्वायरमेंट है, उनको फंड्स को कहाँ पे एलोकेट और कैसे यूज़ करना चाहिए। सो यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, डिसेंट्रलाइजेशन कर रखा है, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है नीचे के लेवल्स पे। तो कौन सा प्रिंसिपल है, ये है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स किसने दिए थे, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स फेयोल ने दिए थे, कुछ 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। और टेक्निक्स किसने दी थी,